हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो गाइस, मैंने इसका ऑलरेडी एक पार्ट बना दिया है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वीडियो का तो आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख दिया है तो चलिए हम सब शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, जो कि है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो गाइज, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये हमारा। तो इसमें गाइज ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन जाता है हमारे लिए, जब हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पहला कंसेप्ट जो आ जाता है इसमें मीजोफिल सेल्स, और इसमें जो पेलिसेड और स्पॉन्जी दो यहाँ पे कैटेगरी दी रहती है। तो जब हमें ये पहले ही समझ नहीं आता तो हमें ये टॉपिक बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कई बार इसको स्किप कर देते हैं। मगर गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहला जो है गाइज मीजोफिल सेल्स। हमारी मीजोफिल सेल्स होती क्या है? तो गाइज, जो हमारे मीजोफिल सेल्स है इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। जो हमारी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस ये मीजोफिल सेल्स में होती है। ठीक है गाइज। अब मीजोफिल सेल्स जो होते हैं लीफ में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अब जो मीजोफिल सेल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। हमारे जो मीजोफिल सेल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया हमारा पेलिसेड मीजोफिल सेल्स, दूसरा हो गया हमारा स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। ठीक है गाइस, तो ये दोनों इसके टाइप है मीजोफिल सेल्स के। अब आपके दिमाग में जब हमने इसका टाइप समझ लिए तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये दोनों इनका फंक्शन क्या क्या है, इन्हें क्यों डिवाइड करा हुआ है। तो गाइस, जो पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होता है इनका फंक्शन क्या होता है? टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होते हैं इनका काम होता है टू अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जितनी भी गैसेस CO2 का इंटेक एंड ऑक्सीजन को एक्सेल करना, ये किसका काम होता है? हमारे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स का। ठीक है गाइस। तो पहला तो हमारा ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे मीजोफिल सेल्स कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। अभी समझ लेते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स के अंदर होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, जैसा कि हमें पता है लीव्स, किसी भी प्लांट की लीव्स उसका मेन सेंटर होती है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए उसका मेन सेंटर क्या होती है? किसी भी प्लांट्स की लीव्स होती हैं। तो हम जब भी दिन के टाइम में क्या होता है, जब भी सनलाइट गिरती है लीफ पे, ठीक है, तो सनलाइट किसके फॉर्म में आती है? लाइट एनर्जी के फॉर्म में आती है। अब जब वो लाइट एनर्जी गिरती है लीव्स में तो वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर देती है हमारी क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर देता है। ठीक है। और वो किस में ट्रैप करके रखता है? अपर मीजोफिल सेल्स में। ठीक है। ये जो हमारी लेयर है यहाँ पे ट्रैप कर देती है क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप कर देती है सनलाइट की लाइट एनर्जी को। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो लाइट एनर्जी ने ये प्लास्टेड सेल्स जो ऊपर हैं इसमें वो क्या कर लेती हैं? स्टोर करके रख देती हैं। ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर करके रखी है इसे वो यूटिलाइज करती है एक केमिकल प्रोसेस में। अब इस एनर्जी को गाइज ये एक फ्यूल की तरह यूज़ करता है और किस में यूटिलाइज करता है? अपना फूड बनाने में। ठीक है। वो भी रॉ मटेरियल से अपने फूड को मैन्युफैक्चर करता है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है गाइज। तो मेन जो डाउट था आई होप आपको वो क्लियर हो चुका होगा। जो यहाँ पे एक मेन पॉइंट था कि मीजोफिल सेल्स होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, उन दोनों का फंक्शन क्या क्या है। ठीक है। ये था इसमें मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का। दूसरा पॉइंट आ जाता है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? जो भी एटमॉस्फेयर से अंदर एंटर करती है लीफ में। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो प्लांट के लिए एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये भी एक मेन कंपोनेंट है। और जितनी भी गैसेज होती हैं वो प्लांट के अंदर आती कैसे हैं? डिफ्यूजन की प्रोसेस से आती है। जैसे जितने भी वाटर होते हैं तो जो भी वाटर कंटेंट है प्लांट का वो हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू आता है। वैसे ही जितने भी हमारे गैसेस कंपोनेंट होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीफ बाय डिफ्यूजन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करता है। ठीक है। अभी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, अभी देखिए बाहर क्या है, जो एटमॉस्फेयर में है उसमें हाई कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एज कंपेयर टू प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है। इसकी वजह से क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। मतलब वो एटमॉस्फेयर से
प्लांट बॉडी के अंदर मूव करते हैं। ठीक है गाइस, अब वो किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू मूव करते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये तो हो गया गाइस कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला आ जाता है हमारा वाटर। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस वाटर। तो वाटर क्या है? हमारा जो प्लांट में वाटर होता है वो कहाँ से एंटर करता है प्लांट बॉडी में? सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, जहाँ से रूट उसको लेके प्लांट की स्टेम में भेजती है, और जहाँ से वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी मतलब प्लांट के लीव्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अभी यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रख लेंगे, ये यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, मगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, डिफ्यूजन के थ्रू सिर्फ गैसेस ट्रांसफ़र होती हैं। अभी जो वाटर है वो रूट एब्जॉर्ब करेंगी, वो प्लांट के स्टेम में भेजेगी, स्टेम से वो लीव्स में जाएगा, लीव्स से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मीजोफिल टिश्यूज़ में। तो यहाँ से तो उसे वाटर कंटेंट मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी कुछ जो केमिकल इक्वेशन बनती है वो इस तरीके से फॉर्म होती है। अभी देखिए, फोटोसिंथेसिस के यहाँ से हमने दो रॉ मटेरियल बना लिए हैं। ठीक है, अभी देखिए रॉ मटेरियल कौन कौन से थे? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा वाटर हो गया। तो रॉ मटेरियल, अभी आप देखिए रॉ मटेरियल कैसे समझेंगे। अब गाइस यहाँ देखिए, जो भी रॉ मटेरियल था प्लांट का, जैसे प्लांट ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अभी ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर आ रहे हैं ये सारे टॉपिक। अभी इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो अपने रॉ इंग्रेडिएंट चूज़ कर लिए। ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट जैसे कि इस सब्जी में मैं और क्या डालूंगा, प्याज डालूंगा, टमाटर डालूंगा, वो सब आपने चूज़ कर लिए हैं। अब दूसरा, इस सब्जी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे कि हमें गैस की फ्लेम की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे ऐसे ही कंपोनेंट आप इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। प्लांट ने अपना रॉ मटेरियल ले लिया जो कि था CO2 और वाटर। ठीक है, अब CO2 और वाटर कंबाइन करते हैं किसके प्रेजेंस में? लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है गाइस, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये इनका प्रोडक्ट क्या बन जाता है? C6H12O6, 6 + 6H2O + 6O2। अभी ये क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है, ये वाटर हो गया और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है प्लांट को, वाटर मिलता है, और ऑक्सीजन वो इवॉल्व कर देता है। अभी देखिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो C6H12O6 ये हमें मिल गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। ये सिंपल शुगर हमें मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रखी है। अब गाइस देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, ये आप देख सकते हैं इधर पे। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो वाटर के हैं तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिबरेट हो रखे हैं एक एंड पे। ठीक है, अभी जो हमें यह प्रोडक्ट साइड पे हमको देखा 6H2O, तो ये यहाँ से नहीं मिले हैं, ये रिफॉर्म हो रखे हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये यहाँ से ओरिजिनल वन से हमें निकाल के दे रखे हैं, ये प्रोसेस में रिफॉर्म हो रखे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बस एक यही मेन पॉइंट था, और इसमें हमारे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वाली वीडियो में ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है 2 मेन फेजेस। अभी गाइस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 2 फेज होते हैं, एक तो लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है, और एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज जिसे हम डार्क फेज भी बोलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज के। तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज है उसे फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस? अब गाइस इस वाली फेज में लाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होती रहती है जो कि बहुत क्विक होती है। ठीक है, और इन्हें इनिशिएट कौन करता है? लाइट। तो लाइट की वजह से जो रिएक्शन इनिशिएट हुई है, इसी के लिए इसका नाम क्या है? लाइट डिपेंडेंट फेज रखा गया है, क्योंकि लाइट की वजह से ही रिएक्शन जो है इनिशिएट हो रही है। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन होती है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर होगा द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थाइलाकॉइड्स, जो कि थाइलाकॉइड्स में क्या होता है गाइस? उसके अंदर क्लोरोफिल्स होता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया एक पॉइंट लाइट डिपेंडेंट फेज का। तो सिंपल है गाइज ये वाला तो कि लाइट डिपेंडेंट फेज क्या होता है, ठीक है। अभी जो लाइट रिएक्शन होता है या फिर जिसे फोटोकेमिकल फेज है, अब ये दो मेन स्टेप्स में होती है। हमने ये तो समझ लिया कि लाइट डिपेंडेंट फेज होती क्या है, अब ये कितने स्टेप्स में होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज जो हमारी लाइट डिपेंडेंट फेज है वो होती है दो स्टेप्स में या फिर दो हमारे फेजेस में होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो अब एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल क्या होगा, जो हमारा क्लोरोफिल है वो जब भी लाइट के कांटेक्ट में आता है या लाइट से एक्सपोजर होता है तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। अब कैसे एक्टिवेट होता है, फोटोन से, ठीक है, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है जिसकी मदद से क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है। अभी एक और चीज़ आ जाती है यार, ये फोटोन क्या चीज़ है, तो फोटोन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी है। जो लाइट सनलाइट थी तो सनलाइट की क्या है, फोटोन्स, सनलाइट एनर्जी, जो सन से लाइट आई उस लाइट एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करे हैं, ठीक है। अब एक आपको जो डाउट आना था कि ये फोटोन कहाँ से आए, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि फोटोन जो है सनलाइट की मदद से आए हैं, ठीक है। अब एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल तो आप समझ गए कि क्लोरोफिल जो है लाइट के कांटेक्ट में आके एक्टिवेट होता है। अब लाइट के किस में, फोटोन्स एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वाटर जो है, तो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, तो इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की मदद से क्या होता है कि हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब इनको दो कंपोनेंट बना देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 2H2O था, इसमें 4 फोटॉन्स लगे तो इसमें 4H और O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। दो मेन स्टेप थे, पहला एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, फोटॉन्स की मदद से क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, उसके और फोटोन की मदद से एक्टिवेट होने पे क्या हुआ, जैसे ही फोटोन ने एक्टिवेट कर दिया क्लोरोफिल को, अब उसने क्या करना है, फोटोन जो एनर्जी मिल रखी है वो एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को 4H और O2 में स्प्लिट कर देगी। अब जो ये रिएक्शन है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइसिस, ठीक है, स्प्लिटिंग बाय लाइट, इसे फोटोलिसिस भी कहा जाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो अभी गाइज ये हमारा लाइट डिपेंडेंट फेस का तो कवर हो गया है। अब बात करते हैं इसके एंड रिजल्ट की या एंड प्रोडक्ट की। तो हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे हमने देखा कि 4H+ आयन्स मिले, अब ये H+ आयन्स को कौन ले लेता है, NADP ले लेता है, ठीक है। वो क्यों ले लेता है, NADPH फॉर्म करने के लिए, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H+ आयन जब आए तो उन्होंने NADPH का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। तो पहला तो हमें मिल गया कि एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस क्या क्या हुआ, NADP से NADPH में कन्वर्जन हो गया H+ आयन की मदद से। दूसरा, द ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट एज मॉलिकुलर ऑक्सीजन। अब ये जो 2O है ये O2 के फॉर्म में प्लांट एक्सेल कर देता है, और ये O2 सोर्स है सारे लिविंग बीइंग के नेचुरल ऑक्सीजन का। हम सबको नेचुरली ऑक्सीजन इसी मेथड से मिलती है, ठीक है, जो प्लांट एक्सेल कर देता है। दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन का क्या फंक्शन है, इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट बने फोटोलाइसिस में, उन सब का क्या क्या यूज़ हुआ। हाइड्रोजन ने तो NADP को NADPH बना दिया, ऑक्सीजन क्या होगा कि डायरेक्ट कंपाउंड के फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या होता है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन का यही काम होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, NADP को ADP को ATP में कन्वर्ट करना, ठीक है। ADP को ATP में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को फॉस्फोरिलाइजेशन कहते हैं, फॉस्फोरिलाइजेशन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दिया है, ADP को ATP में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फॉस्फोरिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए दो, एक आपको सिमिलर साउंड करने वाले दो टर्म्स आ गए हैं, एक तो फॉस्फोरिलाइजेशन, एक फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन। अभी फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन क्या होता है, द एनर्जी यूज्ड इन द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द लाइट फोटॉन्स, ठीक है। अभी जो लाइट एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई है
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में जो लाइट एनर्जी ऑब्टेन हुई है इसे बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइजेशन। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। अगला बात कर लेते हैं अपना लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या लाइट इंडिपेंडेंट फेज को क्या बोलते हैं, डार्क फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या है, जो डार्क फेज था हमारा ओल्ड टर्म क्या था, मतलब हम पहले से डार्क फेज बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये डार्क या फिर नाइट टाइम में होता है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये रिएक्शन जो है लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहा जाता है। इसका आप गलत मतलब मत लेना कि जो लाइट इंडिपेंडेंट मतलब रात में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिएक्शन मतलब जो ये हमारा लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, इस फेज में लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो रिएक्शन इन दिस फेज, अब देखिए इस फेज में जो रिएक्शन होती है उसे लाइट एनर्जी नहीं चाहिए होती है, और ये साइमल्टेनियसली होती रहती है। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होती है उसके साथ साथ ये साइमल्टेनियसली होती रहती है। अब देखिए इन दोनों की जो दो रिएक्शंस के बीच का टाइम गैप होता है, ठीक है, वो क्या होगा, 1000 पार्ट ऑफ अ सेकंड से भी कम होता है। इतना कम टाइम गैप होता है। अभी यहाँ पे तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई इसमें जो है हमारा ग्लूकोज की हम लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे कन्वर्जन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च कैसे होता है। ठीक है, जब लाइट की, अब इनका कन्वर्जन कैसे होगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्च की। जो बहुत सारे ग्रीन प्लांट हैं उसका ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही स्टार्च फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में, तो बहुत सारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज बना तो वो तुरंत मतलब जल्दी ही अपने आप को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसे आप हाईलाइट कर लेंगे ये प्रोसेस, इसको आप ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में। क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है वीडियो में जो मैंने बताया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।